हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत टफ नहीं है, मीडियम मीडियम कहेंगे हम लोग, बहुत टफ नहीं है। थोड़ा सा पार्ट इसका फ्रिक्शन वाला है जो लिटिल बिट डिफिकल्ट है। अगर आप उसका फीलिंग ले लेंगे तो फिर आपको वो भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है, इट्स वंडरफुल चैप्टर। और एप्लीकेशन भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन इन सेंस बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट हो या समटाइम्स मॉडर्न फिजिक्स में भी इसका यूज हो जाता है या मैग्नेटिज्म में भी हो सकता है। एफबीडी वगैरह बनाने का अगर हम देखें तो बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज होता है। एप्लीकेशन वाइज भी बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन वाइज भी बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं हम लोग लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 8 लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट देखते हैं इसमें लॉज ऑफ मोशन में। दिस इज लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। अब पहले हम एक बात यहां समझने की कोशिश करते हैं और वो है फोर्स क्या होता है। वैसे तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। क्या कहते हैं? एनी पुल और पुश, किसी भी पुल या पुश को हम लोग फोर्स बोल देते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है। या थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो कह देते हैं F इक्वल टू dp बाई dt। वेक्टर फॉर्म में देखें तो dp बाई dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसको भी फोर्स बोल देते हैं हम लोग। यहां पर जब आप फोर्स लिख रहे हैं और मोमेंटम में चेंज होगा तो फोर्स जरूर होगा, या फोर्स होगा तो मोमेंटम में चेंज जरूर होगा, वाइस वर्सा। यहां पर F वेक्टर इक्वल्स टू m एंड देन a वेक्टर। इसका मतलब जो डायरेक्शन F का होगा वही डायरेक्शन A का होगा। यूनिट में सिंपल kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। अब न्यूटन में हमने ही आपको बताया था कि फुल नेम लिखना है तो ये कैपिटल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर ये ऐसे होगा न्यूटन, राइट। हाँ, इनिशियल्स में लिखना है तो फिर आप कह सकते हैं वहां पर कैपिटल एन यूज कर सकते हैं। फोर्स है क्या? फोर्स क्या है? एनी पुल और पुश या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम लोग देखना चाहते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। कितने टाइप के फोर्स होते हैं और ये कितने टाइप के फोर्स होते हैं। एक बात अलग है कि हम देखें ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर वो फोर्स की बात नहीं कर रहे, वो तो होते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, दैट्स अनदर थिंग। हम अपने कन्वीनियंट से इसको क्लासिफाई करते हैं और इसमें पहला टाइप आता है फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस क्या होते हैं भाई? किसी का फील्ड होता है, वहां पर बिना कांटेक्ट के, देखें जरा, नो नीड ऑफ कांटेक्ट। अब जो शब्द नो नीड है इसको समझिए। नो नीड का मतलब जैसे आप किसी के घर गए, किसी एज अ गेस्ट, और उन्होंने आपको पूछा कि भाई कुछ चाय, कुछ ठंडा, कुछ लेंगे, तो आपने बोल दिया नो नीड, मतलब जरूरत नहीं है। अगर वो दे देंगे तो आप पी भी लेंगे, इसमें ये भी नहीं है। जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका मतलब बिना कांटेक्ट के भी ये काम करते हैं और कांटेक्ट होने पर भी फील्ड फोर्सेस काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक चार्ज यहां पर आप देख सकते हैं Q1 है और एक चार्ज ये माइनस का Q2 है। अब दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं, एक दूसरे से दूर रखें बावजूद इसके, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, फील्ड फोर्स हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की फील्ड में रखे हैं। या चलिए ऐसा कर लेते हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज प्लस का Q2, दोनों पॉजिटिव है, एक दूसरे से दूर रखे हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है, बावजूद इसके दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां पर दोनों चार्ज अट्रैक्ट कर रहे थे, यहां पर रिपेल कर रहे थे, बिना किसी कांटेक्ट, कोई टच नहीं है। इसके बाद देखें आप मैग्नेट में। यहां पर दो बार मैग्नेट आप देख सकते हैं। बार मैग्नेट में आपको मालूम है नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, एक दूसरे की फील्ड में आए हैं। देखिए कांटेक्ट कैसा है वो देखेंगे। यहां पर एक दूसरे की फील्ड में है, बावजूद इसके यहां पर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, टच नहीं किया, और इनमें फोर्स लग रहा है, ये दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे। या यहां पर आप देखें नॉर्थ साउथ पोल है, ये भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहां पर देखें दोनों लाइक पोल्स हो गए, नॉर्थ नॉर्थ है, ये एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब हैं जो बिना कांटेक्ट के लग जाते हैं।
अब यहां पर हमारे काम का है कि कोई भी दो मास हैं कहीं पर भी स्पेस में, कहीं पर भी हैं दो मास, उनके बीच का गैप r है। सो हम लोग देखते हैं उनके बीच में फोर्स लगेगा Gm1m2/r²। चलिए इसका डिटेल हम लोग ग्रेविटेशन में देखेंगे। यहां पर ये दोनों मास भी आपस में कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे की फील्ड में है। एक दूसरे की फील्ड में होने के वजह से इनमें एक अट्रैक्शन टाइप का, जो कि हमेशा सिर्फ अट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिज्म में रिपल्सन हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैट में रिपल्सन हो सकता है, बट ग्रेविटेशन में सिर्फ, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होगा। सो Gm1m2/r²। अब अगर इसमें से m1 m2 हमने देखा दो मास है, एक मास हम कह दें हम खुद हैं, यहां पर अगर हम एज्यूम कर लें कि एक मास तो भाई हम खुद हैं, और एक मास कौन है? अर्थ है। एक मास अर्थ है, एक मास हम हैं, तो Gm/r² की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? G लिख सकते हैं। तो ये फोर्स क्या हो गया? mg। इसका मतलब हम यहां पर हैं या यहां पर हैं या यहां पर हैं, चाहे जहां पर हो, हम पे ये फोर्स लगेगा mg। ओके, तो ये हमारे काम का आया, जिसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। क्या अगर हम ऊपर से कोई बॉल गिराएंगे तो क्या उस पर mg लगेगा? बिल्कुल लगेगा, नो डाउट लगेगा, और स्ट्रेट गिरेगा बॉल। mg का डायरेक्शन क्या होगा? अरे आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप ड्रॉप करो, एयर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एयर फ्लो को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, आप ड्रॉप करो, वो कैसे गिरता है? स्ट्रेट, स्ट्रेट गिरता है। मतलब mg का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग -y एक्सिस, स्ट्रेट ऐसे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये बात तो समझ में आ गई। इसके लिए कांटेक्ट है तो भी लगेगा, नहीं है तो भी लगेगा। हवा में बॉल है, mg काम कर रहा है, बॉल ग्राउंड पे रखी हुई है, mg काम तभी भी कर रहा है। तो ये कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है, इनको हम बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। पहले टाइप का फोर्स सबको क्लियर हो गया, सब लोग बिल्कुल इसमें कॉन्फिडेंट हो गए। पहले टाइप का फोर्स mg, जो लगना ही लगना है, अनटिल अनलेस, जब तक वेटलेसनेस वाली कोई कंडीशन ना दी हो, तब तक mg काम करेगा ही करेगा। चलिए एक बात हो गई। इसके बाद में हम लोग देखें अब ऐसे फोर्स जहां कांटेक्ट होता है, मतलब ही उनको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम कांटेक्ट। अब कुछ ना कुछ कांटेक्ट होना चाहिए, कुछ ना कुछ कांटेक्ट होना चाहिए। इसमें पहला फोर्स आता है नॉर्मल। दिस फोर्स एक्ट ऑन टू सरफेसेस, मतलब जब दो सरफेस हो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, नॉर्मल तुरंत एक्टिवेट होता है। जैसे ये टेबल है, सपोज ऐसे रखा है, टेबल पे ब्लॉक रख दो, m मास का ब्लॉक है, नॉर्मल एक्टिवेट हो गया। नॉर्मल जैसे ही दो सरफेस मिले डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के, नॉर्मल काम करने लगता है। और इसका डायरेक्शन याद रखिएगा, इसका डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। ये याद रखिएगा कि भाई परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस इसका डायरेक्शन होगा। इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके लिए कहें तो ये है, द फोर्स ऑल्सो एक्ट व्हेन टू सरफेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। भाई कॉन्टैक्ट है दो सरफेस का, तो ये फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन होता है पैरेलल। किसके पैरेलल? कॉन्टैक्ट सरफेसेस के पैरेलल, पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। किसका डायरेक्शन? फ्रिक्शनल फोर्स का। ये दो आ गए हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स। बेसिकली इस चैप्टर में दो ही हमको देखने हैं, ये कॉन्टैक्ट फोर्स। बाकी हम लोग और टाइप के फोर्स भी देख रहे हैं साथ में, फील्ड फोर्सेस, और ये दूसरे नंबर का कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें दो हो गए। इनको थोड़ा सा देख लिया जाए, फिर हम इंडिविजुअली देखेंगे फ्रिक्शन को। पहले तो देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के लिए F इक्वल्स टू होता है म्यू एन। म्यू को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, एन वही नॉर्मल है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि एन तो परपेंडिकुलर हुआ कॉन्टैक्ट सरफेस से, और जी एफ हुआ, अगर आप देखें एन, सो यहां पर एन तो परपेंडिकुलर हुआ कॉन्टैक्ट सरफेस से, और एफ की बात करें तो ये हुआ पैरेलल। सो पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। इसका मतलब ये हो गया कि ये पैरेलल है, दूसरा परपेंडिकुलर है, तो अब आप कह सकते हो भाई फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, यानी F परपेंडिकुलर टू N ही होगा। तो F नेट कांटेक्ट फोर्स निकालना हो,
बात समझ रहे हैं भाई, दो कांटेक्ट फोर्स हैं, उनका रिजल्टेंट भी तो होगा। अब ये दोनों 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ही हो सकता है। एफ को म्यू एन रख लिया तो ये हमारे पास आ गया एन इनसाइड रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये नेट कांटेक्ट फोर्स हो गया। नेट कांटेक्ट फोर्स हम लोगों ने देख लिया। और अब हम लोग यहां पर दो टाइप के फोर्स देख चुके हैं, पहला फील्ड फोर्सेस, दूसरा कांटेक्ट फोर्सेस। इसके बाद थोड़ा सा पहले हम इसको समझ लेते हैं, बहुत जरूरी भी है, यही है इस चैप्टर का बैकबोन एक तरह से। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी फीलिंग लेनी जरूरी है। पहले तो हम देखें फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन। रेजिस्ट कहीं कहीं लिखा होता है फोर्स विच अपोजेस द मोशन, नहीं, गलत है। फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोज नहीं करता मोशन को, पहली बात तो ये है। वो सपोर्ट भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है यहां पर, चाहे वो अपोज कर सकता है या सपोर्ट कर सकता है। इट मींस हम कह सकते हैं, जैसे आप देखें ये एक ब्लॉक है और इसको आप पुल करो फोर्स लगा के, यहां पर सपोज फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, अपोज करेगा। अब जरा थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक और ब्लॉक रख दिया, यहां पर भी फ्रिक्शन है। अब जरा आप सोचो इसको पुल करोगे तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बैक साइड, लेकिन ऊपर वाला अगर आगे जा रहा है साथ में नीचे वाले ब्लॉक के, तो कौन लगा रहा है फोर्स, हम तो फोर्स इस पे लगा रहे हैं, हम इस पे काम करेगा फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन अब देखें सपोर्ट नेचर में आ गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए ये डेफिनेशन गलत है कि फोर्स विच अपोज द मोशन, नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम कहते हैं विच रेजिस्ट द मोशन, जो रेजिस्ट करता है, अपोज भी कर सकता है, सपोर्ट भी कर सकता है। अब थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में समझें। F इक्वल्स टू म्यू एन, अब दो टाइप का फ्रिक्शन आया, एक एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस एन, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और म्यू एस को कहेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, ये कब काम करता है, इट एक्ट्स व्हेन बॉडी एट रेस्ट, पहली बात ध्यान रखिएगा, बॉडी इज एट रेस्ट और टेंड्स टू मूव, मतलब या तो बॉडी रुकी हुई है या चलने के लिए तैयार है, मतलब रुकी तब भी है ना, चलने के लिए रेडी, पर वो स्टेट दूसरा हो जाता है, देखेंगे हम लोग अभी। तो चलने के लिए तैयार है या चलने वाली है या रुकी हुई है, तब एफ एस काम करता है। लेकिन जो दूसरा है कौन सा, एफ के है हमारा म्यू के एन, जैसे एफ एस था म्यू एस एन, एन वही है, म्यू चेंज हो गया और हम इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। म्यू के होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के एक्स व्हेन बॉडी इज इन मोशन, जब बॉडी मूव करने लगेगा तब एफ के काम करेगा, तब एफ के वहां पर एक्टिवेट होगा। अब देखें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको भी मालूम होंगे शायद। पहले हम देखते हैं ग्राफ, किसमें किसमें, एफ और एफ एक्सटर्नल में। देखें एफ एस है, एफ एक्सटर्नल बढ़ाते जाइए, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक वैल्यू ऐसी आएगी जब एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, अब वो रोकने की क्षमता उसमें नहीं होगी। पहले तो रोकने की कोशिश कर रहा है कि ना चलने दे ना चलने दे, एक लिमिट ऐसी आई कहेगा मेरे बस का नहीं है भाई, तुरंत वैल्यू डिप हो जाएगी और ये आ जाएगा एफ के, जो कि म्यू के एन है, और ये फिर कांस्टेंट रहेगा। देखें थ्रू आउट द मोशन, बॉडी एक बार मोशन में आ गई, एफ के काम करने लगा, अब वो कांस्टेंट रहेगा। सो ये तब लगता है जब रेस्ट पे है। यहां पर कहते हैं हम लोग टेंड्स टू मूव, नाउ दिस इज टेंड्स टू मूव, मतलब फ्रिक्शन सरेंडर कर रहा है, करने वाला है, और कह रहा भाई अब हमारे बस का नहीं है रोक पाना, तो भाई ठीक है अब बॉडी चलने लगेगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको। सो ये हमारा होता है, इन दिस केस दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है कि वहां पर एफ एस की वैल्यू इक्वल हो गई एफ एक्सटर्नल, जैसे इक्वल हुई अब बराबर की बात आ गई, बॉडी चलने के लिए तैयार है, चलने के लिए तैयार है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए एक बात और, म्यू एस इन जनरल ग्रेटर देन म्यू के होता है, और एक पॉइंट, म्यू कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन। आप देखें ये भी एक कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, म्यू शुड बी ऑलवेज लेस देन 1, नहीं नहीं, कभी नहीं, लेस देन 1 हो सकता है, ये नहीं मना कर रहा हूं, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है।
सो म्यू कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन 1। अब एक चीज ध्यान रखना है, अगर एफ एक्सटर्नल कहीं काम नहीं कर रहा है, अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है ये लाइव फोर्स है, जिंदा इंसान की तरह सोचता है, मिसयूज नहीं होगा, अननेसेसरी का यूज नहीं करेगा। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स लाओ, फोर्स फ्रिक्शन जग गया, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स सोता रहेगा, कितना भी हो उसकी वैल्यू व्हाटएवर। सो वेस्ट नहीं करेगा, लाइव फोर्स की तरह सोचता है। एक एग्जांपल की हेल्प से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखें यहां पर एक मास ले लिया 10 kg का, 10 kg का मास ले लिया और यहां पर म्यू एस है, इस सरफेस पे 0.6, म्यू के है एज यूजुअल 0.2। अब अगर पहला फोर्स देखे तो mg काम करेगा, हम लोग देख चुके फील्ड फोर्स है, मास 10 है तो 10 इंटू जी हो गया। अब नॉर्मल भी काम करेगा इस सरफेस से 90 डिग्री पर एज यूजुअल, तो ये जो नॉर्मल हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स हमको मालूम है एफ एस होता है म्यू एस एन। एन किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल होगा, 10g के इक्वल होगा। रख देते हैं, म्यू एस गिवन है तो ये आएगा 60 न्यूटन। मतलब क्या हुआ इसका, जरा पहले समझते जाओ, ये ध्यान से सुनना इतना पार्ट, फिर आपको ये चैप्टर बड़ा आसान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर कोई पुल करे, अगर कोई 20 न्यूटन लगाए तो भी नहीं चलेगा, 50 न्यूटन लगाए नहीं चलेगा, क्योंकि रोकने की उसकी एबिलिटी 60 न्यूटन तक है। एबिलिटी है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन से ज्यादा लगाओगे सरेंडर कर जाएगा, 60 न्यूटन पे सरेंडर करने की सिचुएशन में आ जाएगा। इसका मतलब हुआ एफ के अगर देखें म्यू के एन है, वैल्यूज रख दें तो ये आ जाता है 20 न्यूटन। ये तब काम करेगा जब बॉडी चलना शुरू कर देगा। चलाने के लिए पहले एफ एस को हराना पड़ेगा। किसको? एफ एक्सटर्नल पहले एफ एस को हराएगा, एफ एस लड़ेगा उससे, वो नहीं चलने देगा। और एक बार एफ एक्सटर्नल ने एफ एस को हरा दिया, बस फिर तो जी हो गया, फिर तो ये ब्लॉक चलने लगेगा, एफ के तुरंत काम कर जाएगा। सो यहां पर एफ एस आ गया, एफ के आ गया। अब अगर हम कहें कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स तो 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर हम सेकंड एग्जांपल लें, सेम वही केस है, सब कुछ वही है, 10 kg है, एफ एस एफ के निकाल चुके हैं, हम कहते हैं एफ एक्सटर्नल 40 न्यूटन लगाया। तो कहा जाए पहले कि ये ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, सब लोग बोल दोगे नहीं 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 चलेगा, क्योंकि एफ एस अभी उससे तगड़ा है, मजबूत है, और एफ एक्सटर्नल अभी उससे हल्का है, 40 न्यूटन है। तो पूछा जाए कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स फिलहाल इस पे काम कर रहा है, कितना काम करेगा, जरा बताओ आप लोग, सोच के बताना जरा। 40 करेगा, 60 करेगा, 20 करेगा, डिफरेंस करेगा, क्या करेगा, कितना काम करेगा? कुछ लोग कह रहे हैं 60 करेगा, कुछ लोग कह रहे हैं, सोच रहे हैं 60 करेगा। अरे भाई ये जरा सोचो, हमने कहा लाइफ फोर्स है, जितनी जरूरत है उतना ही काम करेगा। ये 60 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, अभी 60 मैक्सिमम वैल्यू है, और इसका टारगेट है ब्लॉक चले ना। अच्छा, इसके टारगेट के सामने कौन सा आया ऑब्स्टेकल, रोड़ा कौन आया? ये 40 न्यूटन आ गया। ये क्या करेगा? बैक साइड में 40 लगा देगा, 40 लगा देगा, कहेगा मेरा काम हो गया, ब्लॉक रुका है। इसका मतलब ये जैसे ही आप इंक्रीज करोगे 50 लगा देगा। ये एफ एस वेरिएबल है, अप टू 60 तक वो वेरी करता रहेगा, लड़ता रहेगा। जितना आप करोगे उतना वो लड़ेगा, आप बढ़ाओगे वो बढ़ेगा, आप कम करोगे वो कम करेगा। इट मींस एफ एस यहां पर 40 न्यूटन लगा देगा। बॉडी रेस्ट पे होगा, ऑफ कोर्स बॉडी रेस्ट पे होगा। चलिए, अब हमने कहा एक्सटर्नल फोर्स सेम केस में 60 हो गया। अब देखो जरा, एफ एस और एफ एक्सटर्नल हो गए इक्वल, बराबर की बात आ गई। अब क्या कहेंगे? लिमिटिंग हो गया, लिमिटेशन फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो यहां पर जैसे ही दोनों इक्वल आए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम क्या कहेंगे? इट टेंड्स टू मूव, रेस्ट पर है लेकिन अब रेडी हो गया चलने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं अब वो रेडी हो गया चलने के लिए। चला नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 60 तक लड़ा हमारा एफएसएस से, रोकने के लिए लड़ता रहा, एक्सटर्नल लगाते रहे, वो बढ़ता रहा। अब बात बराबर की आ गई, इसलिए उसने कहा कि अब भैया आगे कुछ करोगे मैं सरेंडर करता हूं। इसका मीनिंग है कि अगर हम यहां पर 85 न्यूटन लगाते तो भाई एफएस से रेंज बाहर हो गई। अब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स रोक नहीं सकता इसको, ये ब्लॉक को रोक नहीं सकता। तो क्या होगा?
होगा क्या? सिंपल सी बात है, ब्लॉक मोशन में आ जाएगी। अब बॉडी मूविंग कंडीशन में आ जाएगी और अब कौन सा फोर्स काम करेगा? Fs तो काम नहीं करेगा, काम करेगा Fk। अब फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस पे कितना? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन तुरंत बैक साइड में आ गया हमारा कि भाई चलो हम काम करेंगे, Fs हार चुका है। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगे? अरे 85 इधर लग रहा है, 20 इधर लग रहा है, अपोजिट लग रहे हैं, तो करोगे क्या? 85 माइनस 20 इक्वल टू m इंटू ए। एम कितना है? 10। ए आ गया जी यहां पर 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रिक्शन वास्तव में कैसे लगाते हैं, ये समझना। जो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल 1 2 3 4, इसको आप जब तक ना समझ में आए तब तक इसको यहीं पे रखो, बार बार रिवाइंड करके देखो, इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई फॉर्मूला, फ्रिक्शन का फॉर्मूला सब आपको मालूम था, F इक्वल टू म्यू एन होता, म्यू एस एन होता, म्यू के एन, एवरीथिंग, इवन ग्राफ भी सबको मालूम रहा होगा। इशू वो नहीं है, इशू है उसकी फीलिंग लेना भाई, फीलिंग लेना, फ्रिक्शन कैसे सोचता है। सो यहां पर अब हम लोग देखते हैं, हमारे पहले टाइप का फोर्स था फील्ड फोर्सेस, देख लिया mg, डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड। दूसरे टाइप में दो फोर्स आए। तीसरा टाइप देखें अटैचमेंट फोर्सेस, देखें जरा, अटैचमेंट फोर्सेस क्या कहते हैं इसको? इनडायरेक्ट फोर्स, इनडायरेक्टली काम करेगा, इनडायरेक्ट फोर्स है, इनडायरेक्टली काम करेगा। तो यहां पर क्या काम करेगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्लॉक है और ये ब्लॉक पुल करेगा पर्सन, तो स्ट्रिंग पहले टाइट होगी, टेंशन आएगी स्ट्रिंग में पहले। देखें किस तरह से यहां पर इसने ब्लॉक को पुल करना स्टार्ट किया, देख सकते हो आप। पहली चीज जो स्ट्रिंग में आई, ब्लॉक के चलने के जस्ट पहले वो क्या आई? टेंशन आई थी। मतलब ये है कि ये ब्लॉक ऐसे है और जब ये कोई इसको पुल करना स्टार्ट करेगा, फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, यहां पर टेंशन काम करेगा। बिना स्ट्रिंग में टेंशन आए ब्लॉक नहीं मूव करेगा। तो टेंशन आई, अच्छा टेंशन आ गया, अटैचमेंट फोर्स, इनडायरेक्ट लग रहा है ना, डायरेक्टली थोड़ी ब्लॉक को पकड़ के खींच रहा है, इनडायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हो सकता है, रोप हो सकता है, रोप हम लगा सकते हैं। सो स्ट्रिंग और रोप की हेल्प से या किसी और उसकी हेल्प से पुल करेगा, वहां पर टेंशन आ जाएगा। और इसका डायरेक्शन ऑलवेज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, ध्यान रखिएगा, अवे, अवे डायरेक्शन है टी का, नॉट टुवर्ड्स, अवे डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। तीन टाइप के फोर्स हम लोगों ने देख लिए, तीन टाइप के फोर्स देख लिए, और यही तीन टाइप के फोर्स हमारे अभी काम में आने हैं पूरे चैप्टर में। एक एक फोर्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, कब लगेगा, कहां लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये समझ में आ गया तो आपको चैप्टर अब बहुत आसान लगने वाला है। इस बात का आप बिल्कुल भरोसा रखें। और अगर अभी तक फ्रिक्शन में डाउट है तो एक बार इतना पार्ट रिवाइंड करके देख ले। मैं यहां पे ही आपको रोकता हूं, आप रिवाइंड करके देख लो, फिर यहां पे पहुंचो, फिर आप देखो, आगे आपको बिल्कुल मजा आना। सो हमने जो फोर्स पढ़े इनका यूज क्या है? यूज है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अब फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या होता है? पहला पार्ट इसका होता है कॉज डायग्राम। क्या करते हैं कॉज डायग्राम में? ड्रॉ ऑल फोर्सेस, इसको अंडरलाइन कर लो, एक्टिंग ऑन द बॉडी। वो फोर्स ड्रॉ करते हैं जो बॉडी पे लग रहे हैं। बॉडी किसी पे क्या लगा रहा है नहीं ड्रॉ करना है, उस बॉडी का एफबीडी बना रहे हो तो उस बॉडी पे जो लग रहे हैं वो बनाएंगे। और दूसरा है दैट इज इफेक्ट डायग्राम। इफेक्ट डायग्राम में क्या ड्रॉ करेंगे? रिजल्ट ड्रॉ करेंगे। फोर्सेस लगे तो कुछ रिजल्ट निकला होगा, नहीं निकला कोई बात नहीं, जीरो हो जाएगा। कुछ फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो रिजल्ट निकला, किधर मोशन हुआ, वो हम एमए से डिनोट करेंगे यहां पर। तो एफबीडी में दो पार्ट हो गए, ऐसे आप समझ सकते हो। ऐसे एक्स वाई एक्सिस बना लिया, इसके लिए भी एक्स वाई एक्सिस बना लिया, जिधर बॉडी का मोशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो यहां पर एफबीडी का एक एग्जांपल लेके हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहले अभी फ्रिक्शन नहीं लेते, पहला केस है, चलिए स्मूथ से स्टार्ट करते हैं। इस कंडीशन में अगर आप देखो तो एक ब्लॉक था 5 kg का, स्ट्रिंग आप देख सकते हैं, पुली के सहारे, पुली की हेल्प से एक दूसरा मास 10 kg का हैंग कर रहा है।
अब यहां पर इसका अगर एबीडी बनाओ, mg 5g नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस, टेंशन देखो अवे फ्रॉम द बॉडी। अब इस सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं। 10 kg का बनाओ, mg 10g, टेंशन t अपवर्ड, और 10 kg वाला ब्लॉक, और नॉर्मल तो लगेगा नहीं, कांटेक्ट नहीं है। अब इसका इफेक्ट बनाया जाए तो इफेक्ट होगा इस डायरेक्शन में, देखो इफेक्ट क्या आया, 5a, मास 5, ए एक्सेलेरेशन मालूम नहीं है, और इस डायरेक्शन में इफेक्ट आएगा यहां पर 10a। ये नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसी के देखें, t और 10g आपस में लड़े, अपोजिट है, तो इन्होंने रिजल्ट क्या निकाला 10a का, तो 10g माइनस टी इक्वल टू 10a हो गया। यहां इस वाले ब्लॉक पे देखो नॉर्मल और 5g लड़ रहे हैं, रिजल्ट कुछ ना निकल रहा है, ना तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है ना ब्लॉक ऊपर जा रहा है, n इक्वल टू 5g हो गया। अकेले t है, कोई लड़ने वाला नहीं, स्मूथ सरफेस है, इसने रिजल्ट निकाल दिया 5a, t इक्वल टू 5a हो गया। बस कुछ भी नहीं, इनको सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, और हमको आ जाएगा a 2g/3 या 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल केस हमने लिया है। आपको एफबीडी बनाने में बस एक्सपर्ट हो जाइए, बाकी कुछ भी नहीं, बहुत आसान चैप्टर आपको लगेगा। सो एक्सेलरेशन आ गया। अब यहां पर कुछ भी और पूछता तो हम टेंशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, भी किसी इक्वेशन में रख देते हैं। वैसे भी t इक्वल्स टू क्या था, 5a था, a की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 5 और a की वैल्यू 20/3 और g हो गया 100/3, टेंशन भी आ गया। सो यहां पर t की वैल्यू आ गई। अब अगर ये कहता कि इस पुली पे नेट फोर्स क्या लगेगा, चलो भाई पुली पे नेट फोर्स देखें। पहले तो पुली के एफबीडी बना रहे हैं, पुली मासलेस है, तो 0 इंटू जी बना दिया। क्या होगा, मासलेस पुली है, 0 इंटू जी, 0 ही है, कोई इश्यू नहीं। टेंशन एक इधर है, एक इधर है, जहां जहां स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, तो यहां पर नेट फोर्स ऑन द पुली आ गया T√2। इसका मतलब यहां पे T की वैल्यू रख देते हैं 100√2/3 न्यूटन आ गया नेट फोर्स। यहां पर देखो आप लोग ध्यान से कि नेट फोर्स किस पे, पुली पे आ चुका है हमारे पास। और भी कुछ कैलकुलेट करना होता तो अब हम S इक्वल टू, इनिशियल में रेस्ट पे था, हाफ a t स्क्वायर यूज कर सकते हैं। a तो निकाल चुके हैं, किसी का वेलोसिटी स्पीड निकालना है तो रेस्ट पे था at, इसको यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। या किसी का डिस्टेंस ट्रेवल में देखना है तो 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, ये यूज कर, ये सब यूज कर सकते हैं, क्योंकि a हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, वो जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो कर सकते हैं यहां पर। अब ये तो हमने ले लिया था ताकि हम लोग सिंपल से शुरुआत करें, स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट केस में अब लेते हैं इसमें रफ सरफेस। रफ सरफेस का मतलब सब कुछ वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है, बस फ्रिक्शन और डाल दिया, म्यूएस 0.5 कह दिया, म्यू के 0.2 कह दिया, वो भी ऑब्वियसली खाली इस सरफेस पे फ्रिक्शन और आ गया। बाकी देखो सब कुछ वही है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो एफबीडी बनाओगे तो 5g तो चलो ये हो गया हमारा, नॉर्मल भी हो गया, टेंशन भी हो गया, और इस वाले में बनाओगे टेंशन भी हो गया, और यहां पर 10g भी आ गया। ये डाउनवर्ड आएगा तो 10a हो गया, ये आगे जाएगा 5a, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एडिशनल फोर्स और आया, कौन, फ्रिक्शन। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब फ्रिक्शन तो होते हैं दो, म्यूएसएन भी होता है, म्यूकेएन भी होता है, कौन सा काम कर रहा है मालूम नहीं अभी। कैसे मालूम चलेगा, चलो देखते हैं कैसे मालूम चलेगा। देखें, अगर हम बैक साइड में, अगर ये बॉडी मोशन में है तो म्यूकेएन काम कर रहा होगा, भाई मोशन में तो म्यूके तो काम करेगा। तो देखें इक्वेशन वैसे ही बनाया, 10g माइनस टी इक्वल टू 10a, टी माइनस, अब टी से लड़ने के लिए आ गया था म्यूकेन, t माइनस म्यूकेन इक्वल टू 5a, तो t माइनस 10 इक्वल टू 5a, क्योंकि म्यूकेन की वैल्यू आ गई 10, क्योंकि n हमको दिया हुआ है 5g, सो यहां से fs आएगा 25, म्यूकेन से fk आ जाएगा 10 न्यूटन। तो म्यूकेन की वैल्यू रख दिया, तो यहां पर आ गया t माइनस 10 इक्वल टू 5a। इनको सॉल्व करेंगे और हमको मिलेगा कि 10g इक्वल्स टू, अगर आप पुलिंग फोर्स देखें 5 kg के लिए, तो पुलिंग फोर्स कितना है 5 kg के लिए, 100 न्यूटन। अरे भाई इसको देखो ना, इधर पुल कर रहा है तो कितना पुलिंग फोर्स है, 100 न्यूटन।
और फ्रिक्शन क्या है, उससे बहुत कम है। इसका मतलब डेफिनेटली ये ब्लॉक मूव करेंगे। और आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन भी निकाल सकते हो 40 न्यूटन, टेंशन 40 न्यूटन आ गया। इसके अलावा एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर। देखें फ्रिक्शन डाला, क्वेश्चन बदल गया। तो जैसे ही हमने फ्रिक्शन डाला, क्वेश्चन के आंसर भी डिफरेंट हो गए। सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे 1। आज हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन है, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कर लिया, नेक्स्ट डे में हम लोग और इसके बहुत अच्छे अच्छे यूनिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। सो एंड ऑफ डे 1, लॉज ऑफ मोशन।